जेल में रोज रात को कैदी औरतें को देसी घी क्यों दिया जाता, राज जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरा नाम कविता है। मैं आगरा जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिर वहाँ रोज रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? ये एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगरा जेल का एक खौफनाक वाक्य। ये रात एक डरावनी रात थी, जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी थी, क्योंकि मेरे एनुअल एग्जाम चल रहे थे। मैं नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2 से 3 दिन रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजा और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी नींद खुल गई और मैं घबराकर उठी और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आएगा। मैं पहले तो डर गई कि रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे मदद की बहुत जरूर है, मैं जख्मी हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत खराब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाजा खोलूं या नहीं खोलूं। इस बार फिर से एक औरत की आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए वरना वो मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाजा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की जरूर हो। मैंने दरवाजा खोल तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 28 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उस वक्त उजड़े हुए हालातों में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालात बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छिपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैंने जाकर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वो कहने लगी, मुझे कहीं छुपा 2 पुलिस मेरे पीछे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज धीरे धीरे करीब आई जा रही थी। तभी मेरे दिमाग ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है? वो कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता, अभी मुझे छुपा दो कहीं भी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और ना ही पहुंचाऊंगी, मेरा भरोसा करो। तब तक उसी वक्त बाहर से स्पीकर में जारी ऐलान हुआ, एक खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी है तो वो खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ, वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुपाओ पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने का एक हाल यही है कि तुम इस पानी वाली टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था, लेकिन मेरी राय पर उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंड पानी में मैं उसे कूदने की राय दे रही थी। अगले ही पाल वो ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं वहां से टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली गई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाजा खोलते ही अंदर घुसते चले आए। वह मेरे घर की तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा तो नहीं? यहाँ किसी को अपने घर में जगह दी हो? मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसकी तलाश कर रहे हैं?
पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर गए तो मेरी जान को बनाई मेरी सांस अटकने लगी कि कहीं इनको पता ना चल जाए कि वो औरत कहाँ है। मगर इतना मुझे यकीन था कि इनका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाज बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ। वह खाली हाथ नीचे चले आए और वह सब घर से बाहर निकाल गए तो मैंने सुकून और चैन की सांस ली। पुलिस वालों के जान के कुछ ही मिनट बाद में मैं जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडा पानी की वजह से वो कांप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और वहां नहीं जाती तो शायद उसको मारा हुआ पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ा होश आया। कपड़े बादल कर वो रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। थोड़ी देर तक उसकी हालात में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और ये कह रहे हैं कि आगरा जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भारी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाज बिल्कुल ठीक है। मैं आगरा जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। तो मैंने पूछा, आप जेलर हो तो मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हो? तो वो कहने लगी कि बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है, अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनने होगी। क्योंकि मैं ये सब आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी आगरा की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के क्या हालात है। वो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक है तो ठीक है, फिर सुनो, मेरा नाम निधि है और मैं एक बहुत अच्छे और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी आगरा के थाने में पुलिस थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफादार रहना चाहिए, चाहे काम कितना ही मामूली क्यों ना हो और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार पुलिस थे। अपनी सारी जिंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपए की भी रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए और अच्छी जिंदगी गुजरते लगे थे, मगर हमारा गुजर गरीबी के कारण मुश्किल से ही हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर मैं भी उनसे कहती थी कि पिताजी, आप अपने साथ के लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने किस कदर तरक्की कर ली है। पिताजी हंसकर कहते, बिटिया रानी, तू फिक्र ना कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहती, क्यों पिताजी, क्या मैं आगरा जेल की जेलर बनूंगी? पिता जी कहते, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, तू अच्छे नंबरों से परीक्षा सब पास करती रहोगी तो बन जाएगी। और मैं हंसकर कहती, पिता जी, आप भी किस जमाने में जी रहे हैं, मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात ही नहीं। पिताजी ने गुस्से से कहा, एक रिश्वत और ना ही सिफारिश, कभी भी जिंदगी में इन दोनों चीजों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरी बहन स्कूल में पढ़ने गई और बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी आगरा की जेल का जेलर बनना है और इसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी थी और टेस्ट भी दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नियत अच्छी है तो मेरी विनती भी सुनी जाएगी। वह मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे जिंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया। इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में अलग अलग तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगी, बस उनका ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभल ली। आगरा जेल एक बड़ी जेल थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहां पर कैद थी। शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पास एक पावर थी।
मैं वहाँ सलूट करती तो मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता था। निधि यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। फिर मैंने बेचैनी से कहा, निधि फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। वो सांस लेकर दोबारा से शुरू हो गई। वहाँ औरतों को उनके जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज सवेरे 5 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसके बाद औरतें नाश्ता करती और उसके बाद उनसे काम शुरू करवा दिया जाता था। कुछ औरतें चक्की पीसती थी, कुछ सिलाई करती थी और जो नौजवान लड़कियां थी उनको पढ़ाया लिखिया जाता था। वहाँ शाम को उनको खाना दिया जाता और उनको वापस जेल में भेज दिया जाता। शुरू के दिनों में इतना अंदाज नहीं हुआ कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर राखी है। औरतें जो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजा में पकड़ी गई थी, उनको अलग सेल में रखा जाता था। मुझे अपना काम करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। लगता था जैसे इन लोगों को तो पहले से ही काम करने की आदत नहीं थी, मगर मैं तो रोजाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आई थी। इसलिए ना सिर्फ खुद काम करती, बल्कि मैं अपनी नरम दिली की वजह से और तो मैं बहुत मशहूर हो गई, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी। और मुझे बहुत औरतें बताती थी कि मुझसे पहले जो जेलर थी वह काम धाम तो कुछ नहीं करती थी, बस रुआब झाड़ती रहती थी और बगैर किसी वजह के जिसको मर्जी मारती पीटी थी। मैंने सभी पुलिस कर्मचारी को कहा दिया था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज किसी वजह के बगैर थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग अलग तरीके से रोजगार सिखाना शुरू कर दिया था। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया। फिर कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल वैसे ही हालात के थे जैसे मेरे पिताजी थे, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। कुछ दिनों से जेल के बाहर से देसी घी के भरे हुए डिब्बे अंदर जाने लगे। शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीज भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोजाना देसी घी के डिब्बे जेल में आने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे ये बात हजम नहीं हुई कि ये क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे मालूम करना होगा कि रोज रोज देसी घी के डिब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है। इसलिए एक दिन मैंने सारे घी के डिब्बे खुलवाए और अच्छे से डिब्बों की तलाशी ली। उन डिब्बों में देसी घी ही था। मेरी ड्यूटी ज्यादातर दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलरी पर आजादी थी। दिन के वक्त तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने एक जासूस औरत को कम पर लगा दिया। फिर अगले दिन मेरी जासूस ने मुझे सनसनीखेज शब्दों में आकर जो खबर सुनाई, वो सुनकर ही मैं दंग रह गई। उसने कहा कि देसी घी रोज रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतें को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाले जेलर सर स्टाफ इस बात को जानता है और आपके कार्यालय के भी 2-4 लोग शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई कि आखिर अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों औरतों को दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपनी जासूस से कहा कि मुझे उन औरतें के नाम बताओ जो रोजाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती है। जासूस ने जिनके नाम बताए उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई। वो औरतें पहले तो इतनी सेहतमंद नहीं थी, दुबली पतली सी थी, मगर अब देखा तो काफी सेहतमंद लग रही थी। जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, मैडम जी ये सारा कमाल इसी देसी घी का है। ये इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नजरअंदाज कर देती। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दोनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली बनकर टूटी थी।
मैंने दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी कर ली ताकि वहाँ रात को जग सुकून। रात के 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कही जा रही है। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी कि वो कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसने मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वह कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। सबसे पहले चौंका देने वाली बात तो ये थी कि रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या जरूरत थी, और जबरदस्त बात ये कि जेल की आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या जरूरत बनती है। मैंने 2-3 दिन यही रूटीन देखा, लेकिन कुछ शक करने का मौका नहीं मिला। इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी कि कभी तो मौका आएगा कि कोई सबूत मिलेंगे, और सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। उस दिन रात के 11 बजे थे। मैंने अपना सर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी ही देर गुजरा था कि मेरे ऑफिस में कोई आया। मैंने उसे पहचान लिया कि ये तो लेडी कांस्टेबल है। वह मुझे सोता देखकर बाहर चली गई। वह किसी से कहने लगी, लगता है मैडम सो रही है, बस कुछ ही घंटे बाकी है, इसलिए इन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वे दोनों वहाँ से चली गई। मैंने हैरत से सोचा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है जेल में, जिसकी मुझे खबर नहीं थी, और मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। इनकी बातों से अंदाज हुआ कि जो भी हो रहा है इस अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है। वहाँ पर उठाते ही मेरा सर चकराने लगा। मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई थी उसने अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं पर सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि मैं वहाँ पर हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसलिए घर चली गई। घर जाने से पहले इन औरतों के सेल की तरफ आई ताकि कोई बात इनके बारे में पता कर सकूं। मगर वहाँ पर सब ठीक लगा तो मैं वापस घर आ गई। घर आकर मैं सोचती रही कि इस कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिससे वो बात कर रही थी। इसके बाद मैं रात को दोबारा ड्यूटी पर गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने वो पी नहीं। पास के ही वॉश बेसिन में फेंक दी और खाली कप रखकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वह कप लेने आए तो मुझे सता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकाल आई। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइट बंद थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उसी तरफ बाढ़ गई जहाँ पर अंधेरे कमरे में वो औरतें रहती थी जो रोज देसी घी खाती थी। लेकिन आज वहाँ उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल के टॉर्च ऑन करके रखी थी। मैं एकदम उन पर चिल्लाई और मैंने चेक करके कहा कि ये सब क्या हो रहा है। जो नजारा मेरे सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। वो औरतें सुरंग खोद रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। जाने कितने हफ्तों से या महीनों से ये काम कर रही थी। वो औरतें कत्ल के जुर्म में जेल में लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनी गई थी। वह दोनों यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी और इस कम में मेरा पूरा कार्यालय भी शामिल था। लेडी कांस्टेबल की तो यूं मुझे सामने देखकर सांस रुक गई। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, जिसके टॉर्च ऑन करके वो उसके सर पर खड़ी थी। वह सुरंग खोदती थी, इसलिए देसी घी खाती थी। क्योंकि सुरंग खोदना आसान काम नहीं होता, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वह देसी घी खाकर रोजाना के 3-4 घंटे सुरंग खोदने पर लगा देती थी। वहाँ खड़े खड़े ही मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडीज कांस्टेबल को पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था। वो कौन है? वो बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ही कमिश्नर से बात करती हूँ।
जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। कहने लगी, प्लीज किसी को फोन मत कीजिए। अभी मैंने फोन उठाया ही था कि पीछे से मेरे सर पर किसी ने बहुत जोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। मैं होश में आई तो मैंने देखा कि मैं खुद भी जेल के ही एक कमरे में कैद थी। मुझे याद आया कि मैं फोन करके जानकारी देने वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया। वह लेडी कांस्टेबल के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। इसी ने अपना राज खुल जाने के डर से मेरे सर पर वार किया होगा। मैं होश में आई तो देखा कि वो अकेली नहीं थी जो साथी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। वह साथी उसे वक्त उसके साथ मौजूद थी, लेकिन उसके साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया कि वो नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था जैसे वह एक लापरवाह लड़की है, मगर वह इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देगी। फिर इन दोनों औरतें ने मिलकर मुझे कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी। इन दोनों की मदद से वह कैदी औरतें सुरंग खोद रही थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि जो देसी घी जेल के अंदर चेक होकर आता था, उस देशी घी के रोजाना इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती है। देसी घी को चोरी चोरी अंदर ही अंदर बेचा जाता था। ये कोई मामूली देसी घी नहीं था। ये सारा काम रात के वक्त इस जेलर के मौजूदगी में निहायत चोरी चुपके होता था। इस जेलर ने ये सारी बात मुझे खुद अपने मुंह से बताएं। उसने अपने सारे जुर्म मेरे सामने काबुल किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसने मुझे मेरे ही जी दफ्तर में कैद किया है। वहाँ तो मैंने पहले से ही एक कैमरा लगाकर रखा हुआ था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी से उसका जुर्म कबूल करवाना होता था तो मैं उसको तो इसी कमरे में ले जाती थी और उसका बयान इसी कमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता। उसने मेरी तरफ से कोर्ट को ऑफिशियल तौर पर छुट्टी का कार्ड पोस्ट कर दिया ताकि मेरा ना होना पूरी तरह से किसी को खटके नहीं। इसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को भेज दी, जिसमें मुझ पर संगीन आरोप लगाए गए थे। इनका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही वो मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई तो मैं उस पर काबू पाकर वहाँ से फरार हो गई और तब से वह मेरे पीछे लगी है ताकि वह मुझे पकड़ सके। ये थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने सारी कहानी सुनकर भी हिचकी जाते हुए निधि से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी? जेलर निधि कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह वो खुफिया कैमरा बस कब्जे में करना है। सारी बात चीत रिकॉर्ड है, मगर यही मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा वहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उस कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। निधि मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरे ख्याल से आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। तभी तो दूसरी जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। मैंने अप्लाई कर रखा है और अब कल टेस्ट देने जाना है। अगर तो मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित कर दूंगी। मैंने जेलर निधि को कहा कि मेरे सब घर वाले कानपुर शादी में गए हुए हैं, आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हैं। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फोन किया और उसके साथ चली गई। मुझे ये सारी कहानी जानकर इस बेचारी के लिए बहुत दुख हुआ था। निधि एक ईमानदार जेलर थी। मैंने अगले दिन पेपर दिया और विनती करने लगी कि मैं जेलर के तौर पर अपॉइंट हो जाऊं। मेरा मकसद निधि की बेगुनाही साबित करना था और इस मकसद के लिए जरूरी था कि मैं आगरा जेल के अंदर जाती, और ये सिर्फ जेलर की हैसियत से ही मुमकिन था, जो कि शायद मैं ही कर सकती थी। मेरी प्रार्थना रंग लाए, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। इंटरव्यू की सारी तैयारी मुझे गोरी ने ही करवाई थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई थी। मैंने वहां जाते ही पहले दिन देख लिया था कि वो कौन सी औरतें थी जो सुरंग खोदती थी और देसी घी हजम करती थी।
इन औरतों को देखकर अंदाज हुआ कि इनका काम अभी भी जारी था। मैंने चुप करके बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर ये बताया कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है और इसकी जिम्मेदार रात की ड्यूटी वाली जेलर और लेडीज कांस्टेबल है। इसके साथ ही मैंने वह कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ में भिजवा दिया जो मुझे ठीक इस जगह मिला था, जिसका मुझे निधि ने बताया था। ठीक रात 11 बजे जेल के सेल में छापा पड़ गया जहां सुरंग खोदी जा रही थी और उन औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पड़ा गया। लेडीज कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाली जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनी गई। ये सब मैंने अपनी ड्यूटी के दूसरे दिन ही किया था, क्योंकि मेरा इरादा ही यही था कि सच सामने लाया जाए। जेलर निधि की बेगुनाही साबित हो गई और उसे उसकी पोस्ट दोबारा से दे दी गई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मजेदार कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल AK स्टोरी वाला को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।